जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी हम लोग सेट थ्योरी को पढ़ रहे हैं जो क्लास 11 मैथ्स का पहला चैप्टर है। अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखते हैं या कोई भी बुक में देखिए, ये पहला ही चैप्टर है। तो हम लोग अभी एनसीईआरटी बुक को फॉलो कर रहे हैं और उसी से बना रहे हैं। हालांकि इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल बुक से शुरू से अंत तक सॉल्व किया जा चुका है। अगर आप आर.एस. अग्रवाल बुक से इंटरेस्टेड हैं तो इसी चैनल पर आपको सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैप्टर वाइज। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सेट के एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.5 को पढ़ने के लिए जो चीज़ का ज़रूरत है पहले उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता होना चाहिए कि डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, यानी कि इस पर डिफरेंस ऑफ सेट पर आधारित प्रॉब्लम दिए गए हैं। उसके बाद कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग वेन डायग्राम के बारे में भी डिस्कस करेंगे और इसके बाद कुछ लॉज के बारे में हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। फिर उसके बाद हम लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 1.5 को। तो आइए अब हम लोग समझते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। हालांकि ये सारा चीज़ आपको पिछले लेक्चर में ही हमने बताया था। तो यहाँ डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डिनोटेड बाय ए माइनस बी। ए माइनस बी से उसको डिनोट किया जाता है। और उसके बाद होता है क्या कि इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ए के वैसे एलिमेंट का सेट होता है यह ए माइनस बी विच आर नॉट एलिमेंट ऑफ बी, जो कि बी का एलिमेंट नहीं हो। तो यहाँ पर समझिएगा कि a माइनस बी को हम x सच दैट x बिलोंग्स टू a लिखेंगे। a का एलिमेंट तो होगा वो, लेकिन वह आपका b का एलिमेंट नहीं होगा। b माइनस a को हम क्या कह सकते हैं, अगर b माइनस a कहा जाए तो x जो है, x वैसा एलिमेंट है किसका, ये ए बी माइनस ए का, जो कि b का एलिमेंट हो लेकिन वह x का एलिमेंट नहीं हो। तो इसे हम लोग b माइनस ए कहते हैं। इसके बाद अब ऐसा हो जाए कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, तो इसका मतलब हुआ कि x a में बिलोंग करेगा लेकिन b में बिलोंग नहीं करेगा। उसके बाद अगर x नॉट बिलोंग्स टू a माइनस बी, x डज नॉट बिलोंग टू a माइनस बी है, तो निश्चित रूप से x जो है a में बिलोंग नहीं करेगा और x b में बिलोंग करता भी हो नहीं भी करता हो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद एक एग्जाम्पल हम लिए हुए हैं a माइनस ए बी का। a देख रहे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 ये 6 एलिमेंट है और b में हमारा 4 5 6 7 8 9 ये एलिमेंट है। अगर a माइनस बी निकालते हैं तो पहले a के सारे एलिमेंट को हम लोग लिख दिए। अब वैसे एलिमेंट को हम हटा देंगे जो b में मौजूद हैं। जैसे b में 4 5 6 मौजूद था, तो जो कि a में भी मौजूद था, तो वैसे एलिमेंट को हमने क्या किया, हटा दिया। तो अब जो बच गया आपका वो आपका 1 2 3 जो कि a माइनस बी हो जाएगा। इसके बाद b माइनस ए निकालना है, तो b के सारे एलिमेंट को आप देख रहे हैं 4 5 6 7 8 है आपका, और इसमें माइनस क्या कर देना है, हमको a कर देना है। अब a जो है हमारा 1 2 3 4 5 6 है, इसमें 4 5 6 जो कि a में भी मौजूद है, यह 4 5 6 हट जाएगा। हालांकि 1 2 3 तो मौजूद है ही नहीं, तो उससे कोई मतलब ही नहीं रह जाता है और इसमें बच जाता है आपका 8 9। तो ये 8 9 ही इसका ये सेट हो जाएगा जो रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करता है, b माइनस ए को। तो यहाँ पर निश्चित रूप से आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि a माइनस बी जो है b माइनस ए के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि डिफरेंस ऑफ सेट जो होता है वो नॉट कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट को। तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट ऑफ एनी सेट A इज डिनोटेड बाय ए डैश से इसको डिनोट किया जाता है, और या तो AC से डिनोट किया जाता है। ये देख रहे हैं ऊपर पे C लिखा हुआ है, A लिख के ऊपर पे C लिख दिए हैं। इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ U का सारा एलिमेंट आता है कंप्लीमेंट ऑफ A में।
U का सारा एलिमेंट आता है कंप्लीमेंट ऑफ A में। ये U आपका कहाँ से आ गया? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन देखेंगे तो एक यूनिवर्सल सेट होता है जो सबका सुपर सेट होता है, विच इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए, जो कि ए का एलिमेंट नहीं हो। यानी कि ए यू मान लेते हैं आपका, ये दिया गया है 1 से लेकर 9 तक के एलिमेंट, और उसके बाद ए हमारा 2, 3, 4, 5 दिया गया है। ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर ए डैश निकालना है, ए का कंप्लीमेंट अगर आपको निकालना है तो u माइनस ए लिखेंगे। u का सारा एलिमेंट लेंगे और जो जो एलिमेंट आपका a में मौजूद है वो सबको हटा देंगे। जैसे 2 इसमें मौजूद था, 2 को हटा दिए यहाँ से। 3 इसमें था a में, तो 3 को यूनिवर्सल से हटा दिए। 4 को भी हटा दिए यूनिवर्सल सेट से। 5 को भी यूनिवर्सल सेट से हटा दिए। अब जो बच गया 1, 6, 7, 8, 9 वही आपका हो जाएगा a का कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अब इसका जनरल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लोग में क्या लिखते हैं, a डैश इक्वल टू एक्स। x जो होता है u का एलिमेंट होता है और x जो होता है a का एलिमेंट नहीं होता है। अब इसके बाद अगर x जो है a डैश का एलिमेंट है तो निश्चित रूप से x जो है a का एलिमेंट नहीं होगा। अगर x a का एलिमेंट होगा तो निश्चित रूप से x जो है a डैश का एलिमेंट नहीं होगा। उल्टा भी हो जाता है। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, ये 5 प्रॉपर्टी है, 1, 2, 3, 4 और ये 5। ये पांचों को आपको याद रखना है। a डैश का a डैश कहने का मतलब डैश का फिर डैश, a कंप्लीमेंट लिए अब फिर उसका कंप्लीमेंट लेते हैं तो आपका a ही बन जाता है। अगर हम इम्पटी सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो सारे यूनिवर्सल सेट आ जाते हैं कंप्लीमेंट में। अगर यूनिवर्सल सेट का कंप्लीमेंट लेते हैं तो वो 5 हो जाता है। और a यूनियन a डैश कहने का मतलब a और a का कंप्लीमेंट का यूनियन निकालेंगे तो टोटल आपको u मिल जाएगा, है ना। और इसको आप इस एग्जाम्पल पर वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जितने भी प्रॉपर्टी आपको दिए गए हैं इस एग्जाम्पल पर आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। हालांकि हम लोग आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो बनाएंगे ही। अगर a इंटरसेक्शन a डैश है तो ये आपका 5 के बराबर होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं लॉज ऑफ ऑपरेशंस ऑन सेट। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट जो है हम लोग ऑलरेडी तो पढ़ ही चुके हैं। अब इसके क्या क्या रूल है, क्या क्या नियम है, कुछ लॉज है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला लॉ है आपको आइडेम्पोटेंट लॉज। तो इस लॉज में क्या कहता है कि इस लॉज में कहता है कि फॉर एनी सेट ए और a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a हो जाए और उसके बाद a यूनियन a इक्वल टू भी a हो जाए, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्या कि यह आपका रूल किस तरह का रूल है, आइडेम्पोटेंट लॉ है। किसके लिए? सेट ए के लिए, है ना। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अब दूसरा नंबर कहता है कि आइडेंटिटी लॉज, है ना, आइडेंटिटीज लॉज। तो आइडेंटिटीज लॉज में क्या होता है कि फॉर एनी सेट ए इंटरसेक्शन अगर u लेते हैं हम तो इसको हम लोग a लिखते हैं। अगर a के साथ यूनियन करें और इसके लिए फाई ले लिए, यूनियन a का यूनियन फाई के साथ, तो ये भी आपका u ही होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, है ना। यहाँ पर जो u है, u इज आइडेंटिटी सेट फॉर इंटरसेक्शन के लिए हमारा आइडेंटिटी सेट क्या हो गया आपका, u हो गया। उसके बाद फाई जो होता है ये आपका आइडेंटिटी सेट फॉर यूनियन के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? यूनियन के लिए हो गया। अब तीसरा नंबर हमको जानना है कम्यूटेटिव लॉ। तो कम्यूटेटिव लॉ में हम क्या करते हैं कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, ए और बी हम लोग 2 सेट ले लेते हैं। अगर ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए हो
तो इसको कम्यूटेटिव लॉ फॉर यूनियन के लिए कहते हैं। किसके लिए? यूनियन के लिए यह कम्यूटेटिव लॉ हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए अगर हो तो ये आपका कम्यूटेटिव लॉ होता है। हालांकि यूनियन जो होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। समझ गए बात को? इसके बाद हम लोग एसोसिएटिव लॉ में जाते हैं। तो एसोसिएटिव लॉज जो है ये आपका क्या कहता है कि फॉर एनी थ्री सेट्स ए बी एंड सी के लिए ए यूनियन बी और यूनियन आपका सी है तो इसको ए यूनियन बी यूनियन सी आप लिख सकते हैं। और इसको हम लोग कह सकते हैं कि यह जो लॉ है आपका एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स हो गया। ये क्या हो गया? एसोसिएटिव लॉ फॉर यूनियन ऑफ सेट्स हो जाता है। अब यदि ऐसा हो कि हम इस तरह से ले ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ और उसके बाद इंटरसेक्शन सी को अलग कर दिए, तो ए का इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो भी दोनों मान आपका बराबर होगा। तो ये आपका हो गया एसोसिएटिव लॉ फॉर इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हो जाता है। क्लियर है? एसोसिएटिव लॉ हो गया हमारा। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होता है कि फॉर सेट्स ए बी एंड सी के लिए, ए बी और सी के लिए, तो यहाँ पर हम लोग ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखा हमने और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए यूनियन बी हो जाएगा एक साथ, ए यूनियन बी हो जाएगा एक साथ, बीच में इंटरसेक्शन है, और ए यूनियन सी हो जाएगा एक साथ। ये यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इंटरसेक्शन पर, तो इसको क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। ठीक ना? इसके बाद अगर ए, ये पहला हो गया आपका, ये दूसरा नंबर, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी रहे तो इसको हम लोग लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। उसके बाद बीच में यूनियन है तो यूनियन यहाँ लिखते हैं, और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ हो जाएगा? सी के साथ हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन पर जो है इंटरसेक्शन का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। देखिए इंटरसेक्शन ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, इंटरसेक्शन दो गो बन गया। अगर यूनियन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो यूनियन देखिए एगो था, यहाँ पर आपका दो गो आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। और लास्ट है आपका डिमोर्गन्स लॉ, लास्ट है आपका डिमोर्गन्स लॉ। तो डिमोर्गन्स लॉ में क्या कहता है? ये आपका हो गया तीसरा नंबर, ये हो गया आपका चौथा नंबर, और ये हो गया आपका पांचवा नंबर, और ये आपका हो गया छठा नंबर। तो डिमोर्गन्स लॉ में अगर ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हमको लिखना है तो इसको अलग अलग जब करते हैं तो ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो जाता है। अगर ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हो तो ये अलग अलग होने पर ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाता है। इसको हम लोग आगे चल के वेरीफाई करेंगे। फिलहाल आप लोग इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इतने सारे लॉज हैं हमारे, है ना। ये भी ज़रूरत है, कहीं पूछा जा सकता है। इसे आप चाहे तो अपनी कॉपी में लिख सकते हैं।
तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, समझते हैं कि वेन डायग्राम क्या होता है। तो वेन डायग्राम जो होता है ना, सेट का, जितने तरह के भी सेट आपने पढ़े हैं, यूनिवर्सल सेट पढ़े हैं, कोई भी सेट पढ़े हैं, ये सभी सेट का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी पिक्चर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई डाटा को हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हैं, उसका बार ग्राफ बना के, हिस्टोग्राम बना के, पॉलीगॉन बना के, इस तरह से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है। उसी तरह से सेट का भी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे इस वेन डायग्राम में। तो वेन डायग्राम के लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप लोग देख लीजिएगा। बोर्ड पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम। तो अभी हमने चर्चा किया है कि बहुत सारे रिलेशनशिप को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम से, विच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो यहाँ पर हम लोग इसे ही हम लोग वेन डायग्राम कहते हैं इस सेट में। तो वेन डायग्राम आर नेम्ड आफ्टर द इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वेन 1834-1883। ये जॉन वेन के नाम पर ही इस वेन डायग्राम का नाम पड़ा हुआ है, जिनका जन्म 1834 में और इसकी मृत्यु 1883 ईस्वी में हुई थी। वेयर एज द स्विस मैथमेटिशियन यूलर इंट्रोड्यूस द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। होता क्या है कि द यूनिवर्सल सेट U एंड S इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगुलर रीजन, यानी कि यूनिवर्सल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रेक्टेंगुलर रीजन से, और सेट रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल, सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, और क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर, कोई क्लोज्ड ज्योमेट्रिकल फिगर से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं इनसाइड द यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट के अंदर में। एन एलिमेंट ऑफ सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट विद इन द सर्किल विच रिप्रेजेंट ए को रिप्रेजेंट करता है। अब हम लोग आइए इसको समझते हैं। तो वेन डायग्राम आप लोगों को समझ में आ गया कि जॉन वेन के नाम पर जो है वेन डायग्राम का नाम पड़ा हुआ है। ये जो रेक्टेंगल है आपको, इसको हम लोग यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करना है, तो हम लोग रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको U लिख देते हैं कहीं पे साइड में, U हो गया, या S भी लिखते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह से रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या होता है कि कोई सेट है आपका, तो इसके अंदर सेट को हम लोग सर्कल में डिनोट करते हैं, या तो कोई कर्व, यानी कि कोई कर्व के रूप में हम लोग क्लोज्ड कर्व के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं सेट को, इसके अंदर में सेट को डिनोट करते हैं। और इसके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे इस सेट का मेंबर है आपका 1 2 3, तो इसके पॉइंट से हम लोग इसके मेंबर को डिनोट करते हैं। अगर कोई एलिमेंट आपका है, जैसे यूनिवर्सल सेट में है 5 है 6 है ना, इस तरह से पॉइंट से डिनोट कर देते हैं। यहाँ हमको देख के समझ में आ रहा है ए में 3 एलिमेंट है 1 2 3, तो इस प्रकार हमने रिप्रेजेंट किया। और यू में हमारा जो है 1 2 3 और ये 5 6 और 7, इस तरह से मान लीजिए 7 आपका यहाँ पे है। तो ये जो सेट आपका बी है, मान लीजिए यह बी जो सेट है जो कि कर्व से रिप्रेजेंट किया गया है, तो इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट है। क्या है भैया? एक ही एलिमेंट है। तो इस तरह से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावे एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि डिसजॉइंट सेट में आप क्या देखिएगा कि ए और बी का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होना चाहिए। यानी कि अगर यूनिवर्सल सेट में डिसजॉइंट सेट का फिगर आप देखेंगे तो ये दोनों आपका अलग अलग होगा। ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ये आपको ध्यान में रखना है, डिसजॉइंट सेट। और दूसरा नंबर जो है आपका प्रॉपर सबसेट हो। अब यदि ऐसा हो कि ए प्रॉपर सबसेट बी का हो, तो इसका जो वेन डायग्राम आप देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि बी आपका, बी के अंदर आपका ए है, तो इस कंडीशन को हम लोग प्रॉपर सबसेट कहते हैं। बी के अंदर आपका ए है, बी से आपका छोटा आपका ए है। तो इस तरह का फिगर आपको दिखाई पड़ेगा। अब तीसरा तरह का जो फिगर आपको दिखने वाला है, ये आपका इंटरसेक्टिंग
सेट्स हैं, इंटरसेक्टिंग सेट्स हैं। यानी कि वेन डायग्राम में अगर आप रेक्टेंगल लेते हैं और दो सेट आपको इस तरह से दिखता है ए और बी, यानी कि इस दोनों में कुछ ना कुछ कॉमन है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई है, नॉट इक्वल टू फाई है, तो इसको हम लोग इंटरसेक्टिंग सेट्स का। तो आइए अब हम लोग समझते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स आपका दिया रहे तो उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, यानी कि उसका वेन डायग्राम किस तरह से बनाते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स आपका दिया गया है, यानी कि ए यूनियन बी। अब यहाँ पर तीन कंडीशन हो सकता है। पहला क्या कंडीशन हो सकता है, ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट्स अगर हैं तो उस स्थिति में पिक्टोरियल डायग्राम देखिए किस तरह से होता है। ये आपका ए यूनियन बी आपका निकालना है, तो डिसजॉइंट है तो दोनों आपका अलग अलग होगा, ये ए हो गया और ये बी हो गया। इसका मतलब हो गया कि ए का एलिमेंट जो है बी में नहीं है और बी का एलिमेंट ए में नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डिसजॉइंट ऑफ ए सेट को देख रहे हैं। अब ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करना है तो इसमें इसका शेडेड पोर्शन जो है ये पूरा ए हो जाएगा और यहाँ पर पूरा बी हो जाएगा आपका। क्लियर है। दूसरा नंबर हमारा, अगर हमारा सेट ऐसा हो प्रॉपर सबसेट के में हो, यानी कि ए जो है प्रॉपर सबसेट बी हो, तो इसका पिक्टोरियल डायग्राम हम लोग किस तरह से बनाएंगे ये देखिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए प्रॉपर सबसेट बी है, तो बी का प्रॉपर सबसेट आपका ए है। अब इस स्थिति में ए यूनियन बी को हमको रिप्रेजेंट करना है, इसका शेडेड पोर्शन को इंडिकेट करना है। तो ए का तो सारा एलिमेंट होगा ही और बी का भी सारा एलिमेंट हो जाएगा। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस कंडीशन में, ए प्रॉपर सबसेट बी के कंडीशन में। तीसरा, अगर ए एंड बी जो है इंटरसेक्टिंग, क्या हो, इंटरसेक्टिंग हो, कहने का मतलब ए इंटरसेक्शन बी जो है नॉट इक्वल टू फाई हो, यानी इम्पटी सेट नहीं हो, तो उस कंडीशन में हम इसका जब पिक्टोरियल डायग्राम लेते हैं, देख लीजिए, ये इंटरसेक्टिंग कहने का मतलब कि ए और बी में कुछ ना कुछ एलिमेंट आपका क्या है, कॉमन है। तो यहाँ पर शेडेड पोर्शन जो हो जाता है ये ए का सारा एलिमेंट और यहाँ पर बी का सारा एलिमेंट जो है शेडेड पोर्शन हो जाता है। समझ गए। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे कि अगर ऐसा हो, ये तो हो गया तीन कंडीशन किसके लिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स के लिए। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स हमारा है, क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इसका पिक्टोरियल डायग्राम हम लोग समझेंगे। तो पहला नंबर आपका ए एंड बी आर अगर डिसजॉइंट, अब हमको यहाँ पर इसका पिक्चर बनाना है, ए और बी को डिसजॉइंट दिखाना है, ए को अलग और बी को अलग, ये यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन बी इसमें इंडिकेट करना है ना। तो ये ए इंटरसेक्शन बी कहने का मतलब हो गया कि ए और बी में कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं, देख लीजिए दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, तो ये खाली रह जाएगा। दूसरा नंबर हमारा ए प्रॉपर सबसेट बी हो, तो इस कंडीशन में पिक्टोरियल डायग्राम हम बनाते हैं, बी सेट में आपका सेट ए है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का कॉमन रीजन, तो कॉमन तो हमको इतना ही दिख रहा है ना, तो ये आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। अब तीसरा नंबर हम समझते हैं कि अगर ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाई हो, कहने का मतलब इंटरसेक्टिंग का कंडीशन हो, तो इंटरसेक्टिंग का अगर कंडीशन होगा तो इसका पिक्टोरियल डायग्राम देखिए, ये आपका सेट, ये सेट ए और ये आपका बी, इस दोनों के लिए कॉमन रीजन, तो इस दोनों का कॉमन रीजन आपका ये पोर्शन हो गया, इसी को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं।
तो तीनों सिचुएशन में हमने आपको यह फिगर समझाया है वेन डायग्राम का। उम्मीद करते हैं कि आपको ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। आप चाहें तो इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिए, यहीं पर रोक कर। इसके बाद हम लोग जाने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, इससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ सेट्स जो है, डिफरेंस ऑफ सेट्स यानी कि आप चलिए इसको लेके चलते हैं, a माइनस बी को लेके चलते हैं। तो पहला कंडीशन आपका क्या है, a और b डिसजॉइंट है। आप a एंड b जो है डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कहने का मतलब a इंटरसेक्शन b इक्वल टू फाई इम्पटी है। अब इसका पिक्टोरियल डायग्राम में हमको दिखाना है a माइनस बी का। तो a माइनस बी क्या कहता है कि a का सारा एलिमेंट रहेगा, जो एलिमेंट b में है वो हट जाएगा। तो a का सारा एलिमेंट तो आ ही गया और b का एलिमेंट a में कुछ है ही नहीं, तो a माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से हो जाएगा। यानी कि ये जो आपका पिक्टोरियल डायग्राम है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a माइनस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दूसरा कंडीशन है आपका a जो है प्रॉपर सबसेट b का हो। तो इस कंडीशन में ध्यान दीजिएगा कि ये आपका b है और इसके नीचे आपका a है, a माइनस बी यानी कि a प्रॉपर सबसेट b और निकाल रहे हैं हम a माइनस बी निकाल रहे हैं। a में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट b में मौजूद है। यानी कि a के एलिमेंट को हटाने की बारी आए जो कि b में है, तो a का सारा एलिमेंट हट जाएगा और अंततः हमको शेडेड करने की यहाँ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कभी ऐसा हो, अगर ऐसा हो जाए कि b प्रॉपर सबसेट a का हो जाए और यहाँ पर हम इस तरह से करें कि b प्रॉपर सबसेट आपका a का है, ये a बड़ा हो गया और ये b आपका छोटा हो गया और यहाँ पर हमको निकालना है a माइनस बी निकालना है, b आपका छोटा हो गया। तो कहने का मतलब a का सब एलिमेंट तो आएगा ही इसमें और वही सब एलिमेंट नहीं आएगा जो b में मौजूद है। तो b में जो मौजूद है यही सब न चीज़ जो है जो कि b में भी मौजूद है और जो आपका a में भी मौजूद है, ये इतना सा रीजन ये आपका हट जाएगा। ये जब आपका हट जाएगा तो बच जाएगा क्या, तो बच जाएगा ये आपका b जब हट गया तो बच गया हमारा ये पोर्शन। कौन सा पोर्शन बच गया, बच गया हमारा ये पोर्शन a का। तो उम्मीद करते हैं इसको आप सुधार कर लेंगे। इस तरह से हम लोग का ये पोर्शन बच जाता है a माइनस बी। a चूँकि बड़ा है, a में b को माइनस कर दिए, देख लीजिए a b चला गया तो शेडेड पोर्शन यही रह गया आपका। तो ये आपका a माइनस बी हो जाएगा। अब तीसरा कंडीशन है होता है इंटरसेक्टिंग हो, a इंटरसेक्शन b जो है नॉट इक्वल टू फाई हो। इस कंडीशन में a माइनस बी को हम लोग किस तरह से डिनोट करते हैं, ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी को हमको रिप्रेजेंट करना है इसके पिक्टोरियल डायग्राम में। तो a तो पूरा हो गया और b माइनस में, तो b का जो भी एलिमेंट है वो सब माइनस में हो जाएगा, वो हट जाएगा। तो यहाँ पर पिक्टोरियल डायग्राम जो हो जाएगा ये पोर्शन हो जाएगा आपका, है ना, ये पोर्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब देखा जाए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट बड़ा आसान है। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है कि अगर हमारा कोई सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, है ना, इसको लिख लीजिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। तो अगर a कोई एलिमेंट है हमारा u यूनिवर्सल सेट में, तो ये a को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर a डैश को रिप्रेजेंट करना हो तो हम क्या करेंगे, a को छोड़कर यूनिवर्सल सेट के बाद बाकी, ये तो हमारा a को रिप्रेजेंट कर रहा है, a को छोड़कर बाद बाकी जो क्षेत्र बच गया ये आपका रिप्रेजेंट करने लगेगा किसको, a डैश को रिप्रेजेंट करने लगेगा। इसी तरह से अब यदि a यूनियन, एक एग्जांपल और समझिए, a इंटरसेक्शन b है आपका और यहाँ पर आपका है इंटरसेक्टिंग सेट है। कैसा सेट है, इंटरसेक्टिंग सेट। तो a इंटरसेक्शन b जो है ये पार्ट्स को, है ना, ये पार्ट्स रिप्रेजेंट करता है, कर सकते हैं a इंटरसेक्शन b से। अब यदि हम क्या कहते हैं इसको
ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट ले लें तो क्या हो जाएगा, जो पोर्शन शेडेड है उसको छोड़कर बाद बाकी सब शेडेड पोर्शन हो जाएगा, है ना। ये आपका शेडेड पोर्शन हो जाएगा सिर्फ बीच वाले को छोड़कर, है ना। बीच वाले को छोड़कर ये सारा पोर्शन जो है शेडेड पोर्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे ठीक तरह से समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 1.5 के प्रॉब्लम को अपनी कॉपी में देखते हैं। हालांकि मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग इतना सा पढ़ने के बाद निश्चित रूप से प्रॉब्लम को बना लीजिएगा, एक्सरसाइज के प्रॉब्लम को खुद ब खुद सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन फिर भी अगर सॉल्व नहीं होता है तो आपके सुविधा के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए प्रॉब्लम का सॉल्यूशन का कलेक्शन इसके बाद मैं दे रहा हूं, वो आप देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.5 के सॉल्यूशन को देखते हैं। हालांकि इसमें जितने भी प्रॉब्लम हैं अगर ध्यानपूर्वक बनाते हैं तो आप निश्चित रूप से खुद बना लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत हो तो इस वीडियो को, इसके बाद के वीडियो को देखिएगा, अगर नहीं दिक्कत हो तो खुद बना लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कि हमने कॉपी में लिखा है, इसमें आपका दिया गया है U एक यूनियन दिया गया है, यूनिवर्सल सेट A दिया गया है, देख रहे हैं, B दिया गया है, C दिया गया है। इसमें A डैश निकालना है आपको। तो याद होगा कि A डैश जो लिखते हैं हम लोग U माइनस A लिखते हैं। क्या लिखते हैं? U माइनस A लिखते हैं। U का सारा एलिमेंट लिए और उसमें से जो जो एलिमेंट A में मिल रहा है उसको हटा देना है। जो जो एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 मिल रहा है तो 1 2 3 4 को हटा दिए, बच गया 6 7 8 9। तो 6 7 8 और 9, इसमें 5 हमारा छूट गया है तो यहाँ 5 आप लोग ऐड कर लीजिएगा, 4 के बाद 5, तो 5 6 7 8 हो जाएगा आपका। इसके बाद हमको B डैश निकालना है। तो क्या करेंगे, U के सारे एलिमेंट को लेंगे और उसमें जो B में जो जो एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट यानी कि 2 4 6 8 ये सारे एलिमेंट U से हट जाएंगे, यानी कि 2 4 6 8 को हटा दीजिए तो बच जाता है आपका 1 3 5 7 9। तो ये आपका B डैश हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, A यूनियन C डैश को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग A यूनियन C को निकाल लेते हैं। तो A यूनियन C में देख लीजिए कौन कौन सा एलिमेंट है। A का यूनियन कीजिए C से, तो जो भी एलिमेंट A में है वो भी आएगा इसमें, और जो एलिमेंट C में है वो भी आ जाएगा, जो दोनों में है वो एक बार आ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 यहाँ मौजूद है, 2 यहाँ मौजूद है, 3 यहाँ मौजूद है, 4 आपका दोनों में मौजूद है, 5 6 इस तरह से हो गया। अब हमको निकालना है इसका कंप्लीमेंट, A यूनियन C का कंप्लीमेंट। तो U का सारा एलिमेंट को देख रहे हैं, वो सारे एलिमेंट में हम लोग ये सारे एलिमेंट को माइनस कर देते हैं यानी हटा देते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 को हटाने के बाद 7 8 9 बचता है, तो इसीलिए ये आपका 7 8 9 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से आप इसको भी बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर समझिए 5 नंबर। तो 5 नंबर में A डैश, A का कंप्लीमेंट है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यूनिवर्सल सेट माइनस A का कंप्लीमेंट। अब यहाँ पर फिर A डैश को हम U माइनस A लिख सकते हैं। अब देखिए U माइनस U प्लस A हो जाएगा, ये U आपका कट गया तो बच गया A, यानी कि A डैश डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ A लिख सकते हैं। अब यहाँ पर B माइनस C है, तो सबसे पहले B माइनस C देखिए क्या है आपका 2 8 आएगा, तो B में C को माइनस कीजिए, B में C को माइनस कीजिए। तो B का जो एलिमेंट है उसमें से वैसे एलिमेंट हटेंगे जो कि आपका C में मौजूद है। जैसे 4, ये 4 जो है आपका C में मौजूद है तो यहाँ से 4 हट जाएगा। 6 आपका C में मौजूद है तो इससे 6 हट जाएगा, तो बच गया 2 8। तो क्या बच गया आपका, सिर्फ 2 8 बच गया। B माइनस C में क्या बच गया, सिर्फ
28 बच गया। अब b माइनस सी में 28 बच गया, तो अब इसका कंप्लीमेंट अगर निकालना है तो इसको u माइनस बी माइनस सी करेंगे। तो u देख रहे हैं 1 से लेके 9 तक है, उसमें से 2 और 8 को हटा दीजिए, तो 2 और 8 को हटा दिए, बाकी जो बचा आपका वही b माइनस सी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए यूनिवर्सल सेट आपका दिया गया है, फाइंड द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसमें से मैं एक डिस्कस करूंगा बी को, और इसके बाद जो है आप लोग ये सारे प्रॉब्लम को बना लेंगे, अपने से खुद बनाएंगे। तो यहाँ पर बी डैश निकालना है तो यू माइनस बी करना है, और देखिए यू का सेट को देखिए और बी को माइनस कर दीजिए, इससे डी माइनस हो जाएगा, ई हट जाएगा यहाँ से एफ भी हट जाएगा और यहाँ से जी भी हट जाएगा। तो जो बचा ए बी सी बचा और एच बचा, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा ए डैश जो हो जाएगा ए बी सी एच हो जाएगा। ये दूसरा नंबर हम डिस्कस कर रहे थे। उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। इसी तरह से 1, 3 और 4 को भी बना लेंगे। तो इस सारे को आप लोग बना लीजिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज द यूनिवर्सल सेट। यहाँ पर यूनिवर्सल सेट हम किसको ले रहे हैं, नेचुरल नंबर के कलेक्शन को। जैसे कि आपका नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 अप टू इन्फिनिटी तक होता है। तो ये आपका नेचुरल नंबर का सेट हो गया। राइट डाउन द कंप्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो ये सब सेट का कंप्लीमेंट हमको यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहला जो कंप्लीमेंट लिखना है हमारा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर आपका 2 4 6 8 10 अप टू इन्फिनिटी होता है। और नेचुरल नंबर देख लीजिए, अब हमको लिखना है a डैश। तो a डैश को क्या लिखेंगे, u माइनस a, और u आपका क्या है 1 से लेकर 1 2 3 नेचुरल नंबर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी तक ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। और इसमें आप सभी इवन नंबर को माइनस कर दीजिए, तो जो भी बचा आपका ऑड नंबर बचता है, यानी कि ये आपका ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन हो जाएगा a डैश। अब इसके बाद हमारा यहाँ पर ऑड नेचुरल नंबर दिया गया है दूसरा में, जो कि यूनिवर्सल सेट से माइनस होगा तो हमको मिल जाएगा a डैश। यहाँ पर इसको भी हम लोग a ही माने हुए हैं, क्योंकि ये दूसरा प्रॉब्लम है आपका। तो यूनिवर्सल सेट जो है आपका नेचुरल नंबर है, और इसमें ऑड नंबर्स को हमने माइनस कर दिया, तो क्या हो गया, इवन नंबर बच जाता है। तो इवन नंबर का कलेक्शन हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी तक, इस तरह से। इसके बाद तीसरा नंबर में यहाँ पर x सच दैट x इज़ द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, तो u a डैश को हम क्या लिखेंगे, u माइनस a लिखेंगे। a अगर मल्टीपल ऑफ 3 है तो ऐसे मेंबर्स यहाँ पर हो जाएंगे जो कि मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, इसमें a डैश में वही सब एलिमेंट आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है आपका। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर में हमारा देखिए प्राइम नंबर दिया गया है। प्राइम नंबर हम माइनस करते हैं यूनिवर्सल सेट से, तो हमको जो भी मिलता है वो नॉट प्राइम, नॉट ए प्राइम नंबर, वो सारे नंबर प्राइम नहीं होते हैं। यानी कि प्राइम नंबर को हम यूनिवर्सल सेट में माइनस कर दिए। यूनिवर्सल सेट जो है हमारा ऑल नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। उसके बाद यहाँ पर x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। 3 और 5 से डिविजिबल है, वैसे नेचुरल नंबर का कलेक्शन है। तो इसमें जब माइनस हम करते हैं इसको 3 और 5 से जो डिविजिबल है नेचुरल नंबर, तो ऐसे नंबर आ जाएंगे जो कि 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर नो डिविजिबल बाय 3 and 5, यानी कि 15 से जो डिविजिबल नहीं है।
याद रखिएगा यहाँ पर 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 15 का जो मल्टीपल्स हम जितने लेंगे वो सारे मल्टीपल 3 और 5 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं कि x a डैश जो है वैसे एलिमेंट का कलेक्शन हो जाता है जो कि नॉट डिविजिबल बाय 15 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। x इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट जब स्क्वायर है तो अब इसमें ये यूनिवर्सल सेट में हम इसको माइनस कर देंगे तो जो भी बचेगा नॉट परफेक्ट स्क्वायर बचेगा। तो वेरी सिंपल, तो यहाँ पर नॉट परफेक्ट स्क्वायर का जो भी कलेक्शन होगा वही आपका x डैश हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा दिया गया है कि परफेक्ट क्यूब है। तो परफेक्ट क्यूब को हटा दिए सारे नेचुरल नंबर से, तो क्या हो गया, नॉट परफेक्ट क्यूब हमारा बच गया जो कि हमको a डैश मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखा जाए, ये कहता है कि ये एक सेट है, तो इस सेट को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें एक ही एलिमेंट 3 मिलता है। तो अब यदि हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो u माइनस ए करेंगे, 3 को हम माइनस कर देंगे, यानी कि वैसे नेचुरल नंबर इसमें बच जाएंगे 3 को छोड़कर, जो कि आपका a डैश हो जाएगा। इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए और इसमें हम x का वैल्यू जो मिलता है हमको यहाँ से सॉल्व करने के बाद 2 मिलता है। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है तो कहने का मतलब u माइनस ए कर दीजिए, यानी कि ऐसा नेचुरल नंबर जिसमें से सभी आएंगे लेकिन 2 नहीं होंगे, वो उसका जो सेट होगा वही हमारा a डैश हो जाएगा। इसके बाद x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है, तो x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 के बाद जितने भी बड़े नंबर हैं वो सारे हमने ले लिया। अब a डैश निकालना है तो ये सारे नंबर को हम नेचुरल नंबर में माइनस कर देंगे, तो हमको बच जाएगा कहाँ, क्या बच जाएगा, नेचुरल नंबर में इतना सारा माइनस हो गया यानी चला गया, तो हमको बचा 1 2 3 4 5 और 6, सिर्फ ये ही बच जाते हैं हमको। इसके बाद x सच दैट x बिलोंग्स टू n, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, और इसको हमने x माना है। तो ये सब नंबर्स हो जाएंगे 5 6 7 8 अप टू इन्फिनिटी हो जाएंगे। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि x का जो वैल्यू आता है आपका 2x ग्रेटर देन 9 और x ग्रेटर देन 9/2 यानी कि 4.5। तो 4.5 से बड़ा नंबर कौन कौन सा है, तो 4.5 से बड़ा नंबर्स आपका 5 से शुरू हो जाता है जो कि इन्फिनिटी तक चला जाएगा। अब इस सारे नंबर को हम हटा देंगे यूनिवर्सल सेट में तो हमको बच जाएगा 1 2 3 4 ही बच जाएगा। तो इस तरह से हम x डैश को भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि इफ़ u दिया गया है, a दिया गया है और b दिया गया है, वेरीफाई दैट a यूनियन b का डैश a डैश इंटरसेक्शन b का। तो चलिए इसमें एक हम इसको बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि a यूनियन b पहले निकालिए। a और b का यूनियन में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, आपका देख रहे हैं a यूनियन b, जो एलिमेंट a में है जो b में है सभी का कलेक्शन हमारा ये हो जाएगा। इसके बाद हमको निकालना है a यूनियन b का डैश निकालना है, तो u माइनस a यूनियन b कर देंगे। तो अब देखिए इसमें यूनिवर्सल सेट में ये सारे एलिमेंट को रिमूव कर दीजिए, तो 2 3 4 5 6 7 8 अगर हट गया, 2 3 4 5 6 7 8 हट गया तो 1 और 9 बचता है, तो सिर्फ 1 और 9 बच जाएगा हमारा। अब राइट साइड में a डैश इंटरसेक्शन b डैश हमको निकालना है, तो याद रखिएगा a का वैल्यू यहाँ पे है और b का वैल्यू हमारा ये है। a डैश निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस ए डैश लिखेंगे, क्या लिखेंगे, u माइनस a लिखेंगे। a डैश निकालना है तो u माइनस a लिखेंगे। u हमारा ये एलिमेंट दिया गया है, a 2 4 6 8 दिया गया है, तो इससे 2 4 6 8 अगर हट जाता है तो हमारा ये सब एलिमेंट बचता है। ठीक उसी तरह से b डैश निकालने के लिए u माइनस b करेंगे और u का जो भी एलिमेंट है उसमें से 2 3 5 7 को हटा देते हैं,
तो इसमें 1 4 6 8 9 देख लीजिए 1 4 6 8 9 बचता है। 7 चूँकि यहाँ था हट गया, और उसके बाद 5 यहाँ था जो कि हट गया, इसमें नहीं आया। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन देख लीजिए क्या होता है। इस दोनों का इंटरसेक्शन, इस दोनों में हमारा कॉमन क्या है, कॉमन 1 है और हमारा 9 है, तो इसका इंटरसेक्शन में 1 और 9 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग LHS इक्वल टू RHS प्रूव कर सकते हैं। और दूसरा नंबर आप लोग खुद बनाने का प्रयास करेंगे। ये सॉल्यूशन तो हमने आपको सामने रख ही दिया है, उम्मीद करते हैं कि इसे आप लोग बना लेंगे। हालांकि इसमें भी कुछ खास नहीं है, आप देख सकते हैं A इंटरसेक्शन B को हम निकालते हैं, इसमें A और B का कॉमन 2 हो गया। अब हमको इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो U में हम इसको माइनस कर देंगे, इसमें हम 2 को हटा देते हैं, तो 2 छोड़ के बाद बाकी सब एलिमेंट आ जाएगा। अब A डैश को निकालना है तो U माइनस A करेंगे, जैसा कि हमने ऊपर पे किया था। A डैश और B डैश भी निकाले थे, यहाँ पर देख रहे हैं A डैश भी निकाले थे और B डैश भी निकाले हुए हैं। तो A डैश B डैश निकालने के बाद A डैश यूनियन B डैश है ना, इस दोनों का यूनियन निकाल दीजिए, और यूनियन निकालने पर आप देखेंगे कि सेम टू सेम हमको ये दोनों मिल गया। इसीलिए हम इसको LHS इक्वल टू RHS लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको बनाना है ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। A यूनियन B का कंप्लीमेंट, A कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट। तो चलिए पहला देखते हैं ये A यूनियन B का कंप्लीमेंट। तो A यूनियन B हमने पहले निकाला। A एक यूनिवर्सल सेट है, इसमें A यूनियन B, तो A और B का सभी एलिमेंट इंक्लूड होगा A यूनियन B में। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो ये दोनों जितने भी एलिमेंट हैं इस दोनों में, ये सारे एलिमेंट हट जाएंगे, उसके बाद जो बचा यही आपका कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है, तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश, A डैश कहने का मतलब क्या हो गया, A को छोड़कर जितना जगह बचा वो सारा इसके कंप्लीमेंट में चला आया। B डैश कहने का मतलब B को छोड़कर जितना जगह बचा आपका वो सारा जो है शेडेड हो गया, किसके लिए, B डैश के लिए। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो इस दोनों का इंटरसेक्शन देखिएगा, ये पार्ट्स जो है दोनों के लिए कॉमन आता है हमारा। चूँकि इसको छोड़कर आप पेंट कर दीजिए, इस थोड़ा देर के लिए B को भूल जाइए, तो ये भाग भी शेडेड हो जाएगा। इसको हम छोड़कर पूरा पेंट कर दिए तो ये भाग भी हमारा शेडेड हो गया। अब इस दोनों का इंटरसेक्शन, तो शेडेड पोर्शन ये जो बारी बारी है ये दोनों में हमारा शेडेड आया था, दोनों के लिए शेडेड आया था, यही लिए जो पार्ट्स हो जाएगा आपका कॉमन पार्ट्स हो जाएगा। इसके बाद A इंटरसेक्शन B कंप्लीमेंट निकालना है, तो A इंटरसेक्शन B कहने का मतलब A और B का कॉमन, देख रहे हैं यही हमारा कॉमन हो गया। अब इसका कंप्लीमेंट निकालना है, तो इसको छोड़कर बाद बाकी जो जगह बचा सबको आप शेडेड कर दीजिए, यही आपका A इंटरसेक्शन B का कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 4, तो A डैश यूनियन B डैश, तो इसको आप देखेंगे ना, तो A डैश यूनियन B डैश को A इंटरसेक्शन B का हम लोग कंप्लीमेंट कह सकते हैं डिमॉर्गन से। जो आपका यहाँ पे शेडेड हुआ है A इंटरसेक्शन B डैश का जो एरिया शेडेड हुआ है, सेम वही चीज़ शेडेड हो जाएगा इसमें भी,